एक लेडीज थी, उनके पति का देहांत हो गया। यही टेंशन में उदयपुरा की वो रहने वाली है। 200 की उनके 2 बच्चे भी हैं। कईयों की शादियां रुक गई होगी। शादियां तो 70% लोगों की रुकी हुई है। शिवराज सिंह चौहान बोलते हैं कोई माई का लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता है, लेकिन आज 6 वर्षों से उन्हीं के राज से ही ये परेशान है ओबीसी। उसके बाद अब मोहन यादव है। अभी तक हम लोग सर सोचते थे कि शायद अब सरकार कुछ करेगी, लेकिन अभी सर पीछे कुछ दिनों से ये इस मामले में कोई गंभीर नहीं। तो आप मानते राहुल गांधी की पहल ये अच्छी पहल है? पूरे देश की आवाज मान ओबीसी की आवाज बन के उभरे हैं। इसके लिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। ऐसी क्या असमानताएं रही जिसके कारण आपको आंदोलन के अंदर कूदना पड़ा? मार्च 2019 में 27% ओबीसी आरक्षण का कमलनाथ सरकार में, कांग्रेस सरकार में अध्यादेश आया, कानून आया। अब ये कानून जनता का कानून बन चुका है। सरकार तो ओबीसी को सिर्फ गुमराह कर रही है। मैंने वहाँ पर डीपीआई में लगातार 2 साल तक धरना चलाया। कितने लोग पिछड़ों वर्ग से प्रभावित लोग थे जिन्होंने परीक्षाएं दी? 3000 लोग प्रभावित थे। कैसे फिर आपने ये बात युवाओं और आपने बात करी? इतनी बेईमानी उनके साथ हुई। जब नियुक्ति देने की बारी आई तो पता चला कि उनका नाम ही गायब है। 6 महीने धरना प्रदर्शन, अलग से वहाँ पर टेंट लगाकर धरना प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यालय का घेराव किया, मुख्यमंत्री का निवास का घेराव किया। नमस्कार मध्य प्रदेश के साथियों, मध्य प्रदेश के वासियों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप देख रहे जनपक्ष विद उमंग सिंगार, और आपका पक्ष, आपकी आवाज को लेके हम इस बार फिर एक नई शख्सियत, एक नए विचार, एक नई समस्या को लेके हम आपके बीच में आए हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। जो आज़ादी के पहले 1931 में जब जनगणना हुई थी, जब भारत के अंदर 51% करीब ओबीसी वर्ग था, लेकिन कई सालों से संघर्ष करता आ रहा है ये वर्ग, और कई असमानताओं को लेके हमेशा लड़ाई लड़ते रहे। 1980 के अंदर मंडल कमीशन ने आपको 27% देश के अंदर आरक्षण दिया, लेकिन उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के अंदर कहीं कहीं इस प्रकार की विसंगति आरक्षण को लेके देखते को मिली हमें। लेकिन क्या इस ओबीसी समाज का हमारे मध्य प्रदेश और हमारे देश के अंदर आज़ादी के पहले से आज तक क्या योगदान रहा? क्या उनके साथ अन्याय होता रहा? क्या असमानताएं रही? मैं समझता हूँ कि ये ओबीसी समाज सशक्त भारत की रीढ़ की हड्डी के रूप में रहा है, क्योंकि 51 से 52% अगर आबादी देश की है तो निश्चित तौर से एक इस भारत की रीढ़ की हड्डी है। मेहनत कश भारत की आवाज़ है, नव भारत के निर्माण करता है, और इस समाज को हम समानता के अवसर अगर उपलब्ध ना कराएं तो ये एक बेईमानी होगी। मैं समझता हूँ कि इस बात पर प्रदेश की जनता और आम व्यक्ति जो इस समाज से जुड़ा है या चाहे अन्य समाज का हो, हमें न्याय और समानता की बात करना पड़ेगी, जो ये वर्ग हमेशा लड़ता आया। और इस बार हम लोग इसी सभी मुद्दों को लेके, इनके वैचारिक मुद्दों को लेके, न्यायिक रूप से जिस प्रकार से बातें चलती है, कोर्ट में जाती है, और लोग अलग अलग तरह से समझते हैं, हम इन्हीं बात वैचारिक और न्यायिक रूप से बातों को समझने का प्रयास करेंगे। और मेरे साथ लड़ाई लड़ रहे ओबीसी वर्ग की एक प्रतिनिधि के रूप में कमलेंद्र सिंह जी है, जो महासभा के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य है, और उनके साथ सुनीत यादव है, जो एक जिन पढ़ाई को लेके, रिजल्ट होल्ड को लेके संघर्ष कर रहे हैं। आप दोनों का इस जनपक्ष में आपका स्वागत है साथियों। और मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर से आप उस वर्ग से आते हैं जिस वर्ग को कहीं ना कहीं असमानता या कानूनी पेचीदगी कह सकता हूँ, कानूनी रूप से कोर्ट की लड़ाइयों के अंदर उलझाया जा रहा, लेकिन हम आपके अधिकार है, आपके समाज के अधिकार है, उन समाज के अधिकारों को लेके कहीं ना कहीं आप इस मंच से, मैं चाहता हूं कि आप आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएं। ये संवाद का एक तरीका है, एक माध्यम है, और मैं समझता हूं कि आपकी बात, आपके विचारों को सरकार समझेगी। इसी सोच के लिए मतलब आप एक बड़े आंदोलनकारी के रूप में आपका सफ़र रहा। तो कमलेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसी क्या असमानताएं रही जिसके कारण आपको आंदोलन के अंदर कूदना पड़ा? देखिए, जब मार्च 2019 में 27% ओबीसी आरक्षण का कमलनाथ सरकार में, कांग्रेस सरकार में
अध्यादेश आया, कानून आया, जी जिसमें राज्यपाल के भी ऑलरेडी सिग्नेचर है और भाजपा कांग्रेस दोनों की सहमति से यह कानून लाया गया है। अब यह कानून जनता का कानून बन चुका है और जनता के कानून को किसी अदालत की चुनौती नहीं दी जा सकती है। सरकार तो देखिए ओबीसी को सिर्फ गुमराह कर रही है। मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले मैंने इस आंदोलन की शुरुआत शिक्षक भर्ती वर्ग 2018 की जो थी, जिसका रिजल्ट जारी हुआ, तो प्रथम काउंसलिंग में इन्होंने 13% दिया। फिर मैंने वहाँ पर डीपीआई में लगातार 2 साल तक धरना चलाया। कितने लोग वर्ग 2 के अंदर थे? वर्ग 1 में कितने लोग पिछड़ो वर्ग से प्रभावित लोग थे जिन्होंने परीक्षाएं दी? उसमें कम से कम 3000 लोग प्रभावित थे। अच्छा। अब आप एक ही भर्ती के, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं कि उसको लड़ाई लड़ी। 3000 तो प्रभावित थे, लेकिन आवेदन कितने लोगों ने किया? आवेदन तो लाखों ने किया। उसमें तो लाखों लोगों ने आवेदन करते हैं, जो ऑलरेडी सेलेक्ट बच्चे हैं। मैं उनकी बात बता रहा हूँ। और आवेदन करने वाले कितने थे? आवेदन तो कम से कम 2 से 3 लाख लोग थे। अच्छा। तो फिर मैं लगातार वहाँ पर 2 साल धरना दिया। उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे। तो फिर सेकंड काउंसलिंग में 10 सब्जेक्टों में इन्होंने 27% दिया और उसी सेम भर्ती में 5 सब्जेक्टों को इन्होंने छोड़ दिया। तो सोच लीजिए, एक भर्ती में 3 तरह के कानून लागू हो रहे हैं। एक ही भर्ती में 3 तरह। एक तो पहली काउंसलिंग में इन्होंने 13% दिया, वो मेरिट में लॉस हुआ। फिर सेकंड काउंसलिंग में इन्होंने 27 दिया, उसमें भी 5 विषयों को अभी 929 पद आज भी होल्ड हैं उसी भर्ती में, 10 सब्जेक्टों में दिए। तो एक ही भर्ती में 3 तरह की कानून लागू कर रही है सरकार। तो उस समय की बात को लेके आपको लगा कि ये मुझे इस समाज की आवाज बनना चाहिए, यही शुरुआत थी आपकी? वही मतलब खासकर जो ओबीसी होल्ड स्टूडेंटों की लड़ाई, मेरी शुरुआत वहीं से हुई है। तो कैसे फिर आपने ये बात युवाओं और आपने बात करी? फिर उसके बाद क्या हुआ कि वर्ग 3 वाले भी उनके साथ क्या हुआ कि मतलब इतनी बेईमानी उनके साथ हुई। उनकी स्कूल की चॉइस फिलिंग हो गई, जिला अलॉट हो गया, स्कूल अलॉट हो गया। अब जब नियुक्ति देने की बारी आई तो पता चला कि उनका नाम ही गायब है। तो नियुक्ति पत्र मिले थे उनको? बिल्कुल, सब हर चीज, मतलब स्कूल तक अलॉट हो गया था, सब कुछ हो गया था। मतलब आप में मान के चलिए कि थाली इस प्रकार सजा के रख दी जाए और थाली को सरका के वापस ले ली जाए, या मुंह तक खाना रख दे और उसको अंदर ना जाने दे, बाहर मुंह के बाहर से निकाल लें। इस प्रकार की प्रताड़ना की गई है। जिस बच्चों का सिलेक्शन हुआ, हाँ, 882 बच्चे थे वर्ग 3 में। उनके घर में दिवाली बनी होगी, खुशियां बनी होगी कि हमारे बच्चे की नौकरी लगी। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब फिर वहाँ से मैंने उन्हें पता कैसे चला कि हमारी नियुक्ति नहीं हुई? उनको पता भी नहीं चल रहा था कि हमारे साथ हुआ क्या था। लेकिन क्या है ना कि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे में मैं बारीकियों से अध्ययन करता हूं। तो क्या है ना कि फिर मैं लाइव आया, वीडियो बनाया, ट्वीट किया, सोशल मीडिया में, फेसबुक में डाला, सब जगह डाला। तब उनको मालूम चला कि हमको होल्ड कर दिया गया है। उनको तो ये भी नहीं मालूम था कि हमकी किस वजह से नियुक्ति रुकी है। तो फिर हमने वहाँ पर डीपीआई में फिर उनके लिए कम से कम 6 महीने धरना प्रदर्शन, अलग से वहाँ पर टेंट लगाकर धरना प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यालय का घेराव किया, मुख्यमंत्री का निवास का घेराव किया, मुख्यमंत्री के बंगले के यहाँ पर जाकर घेराव। आपने ये बताई, ये वर्ग 3 की बात आपने जी, कि इनमें से कोई ऐसा छात्र हो जिसने आपसे संवाद किया हो और जिसको लगा कि मेरे साथ अन्याय हुआ, ऐसे किसी के बारे में आप वाक्य बताएं। एक लेडीज थी, वो शादीशुदा थी। उनके घर में यही चीज आए दिन टेंशन रहता था। उनके पति का फिर देहांत हो गया, यही टेंशन में। उदयपुरा की वो रहने वाली हैं, है ना। तो उसके अब 2 सोचिए, उनके 2 बच्चे भी हैं।
है ना। तो ऐसे बहुत से लड़के हैं जो मतलब आत्महत्या तक देहांत कर क्यों हो गया तो इसी उसमें मतलब उनका मानसिक रूप से प्रताड़ित रहते थे, उनका गाड़ी चलाते उस समय एक्सीडेंट हो गया, है ना। अब उन्होंने हमसे बार बार पूछती कि भैया कब तक में होगा, भैया कब तक में होगा, भैया क्या क्या बोले। अब तो अब उस परिवार की रोजी रोटी कैसे चलती है? कुछ नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं है। अब वो गरीबी का दंश झेल रहे हैं। ऐसे तो कई बच्चे आत्महत्या कर चुके हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, उदाहरण के लिए मतलब एक ग्वालियर की थी, एक को तो कैंसर था, ये वहाँ छतरपुर की रहने वाली थी लड़की, वो भी मतलब बहुत ज़्यादा इस चीज़ से प्रताड़ित थी। ऐसे कई लोग हैं जो आत्महत्या तक कर चुके हैं। कैंसर के कारण प्रताड़ित थी कि नहीं, इसके मानसिक रूप से प्रताड़ित, मानसिक रूप से तो बहुत से लोग प्रताड़ित हैं। मतलब आप सोचिए कि 7 साल किसी व्यक्ति को, मतलब उसको ये मालूम हो कि हमारी नौकरी लग गई है, उसको नियुक्ति ना दी जा रही हो, तो सोच लिए कि उनको किस स्थिति से गुजरना पड़ रहा होगा। ऐसे बच्चे हैं। कईयों की शादियां रुक गई होगी। शादियां तो कम से कम 70% लोगों की रुकी हुई हैं। अच्छा, शादियां सिर्फ इसी वजह से कि हमारी नौकरी लगेगी तो शादी अच्छे से करेंगे। परिवार ना लड़की देना चाहता होगा। बहुत से, सर मैं बता रहा हूँ कि देखिए ओबीसी वर्ग, देखिए खेती मजदूरी करता है जी। उनके पास कोई ऐसा तो है नहीं है। आप किसी भी गांव ग्रामीण क्षेत्र में आप चले जाइए तो मैक्सिमम ओबीसी किसानी, खेती, मजदूरी, यही काम करता है। तो डेली बेज में भी मजदूरी कर रहा है। अभी जितने भी आरक्षक भर्ती परीक्षाएं हुई हैं उसमें एक लड़की तो आती है, वर्षा लोधी करके है, वो बेचारी सोचिए कि 150 रुपये की दिहाड़ी मजदूरी डेली करती है। उसको भोपाल तक आने के लिए पैसा नहीं रहता है, खाने का पैसा नहीं रहता है। क्या करती है? मजदूरी करती है, डेली मजदूरी करने जाती है। जिसके यहाँ मकान बनता है तो तगाड़ी उठाने का, ये गिट्टी मटेरियल सब उठाने का। उसको परीक्षा में होल्ड होने के कारण, बिल्कुल मजबूरी के कारण उसको मजदूरी करना पड़ा। कहाँ की है वो? ये अपने ग्वालियर की हैं। अच्छा, हाँ। तो देखिए, ग्रेजुएट है। हाँ, ग्रेजुएट है, पुलिस में ऑलरेडी सिलेक्शन उनका हो चुका है। अच्छा। और सबसे बड़ी ओबीसी का जो रिजल्ट होल्ड के कारण, इस कारण रुकी है? हाँ, ये कारण है कि और कोई कारण? नहीं, यही कारण है, ओबीसी होल्ड कर दिया गया। कब की परीक्षा थी? अभी जो आरक्षक भर्ती हुई है वो उसी में होल्ड कर दिया गया है। और सबसे मज़ेदार चीज़, मैं एक चीज़ आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये इतनी गैर संवैधानिक सरकार चल रही है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। इनको जब मन पड़ता है तो नियुक्ति दे देते हैं, जब मन पड़ता है तो रोक दे देते हैं। तो ऐसा क्यों आपको लगता है कि इस प्रकार क्यों हो रहा है? इस प्रकार इसलिए हो रहा है कि देखिए यहाँ पर, देखिए जो बीजेपी का मात्र संगठन आरएसएस है उसकी सरकार चल रही है। अब जो आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कई बार इनको, सरकार को लताड़ लगा चुका है कि आप अपना कानून क्यों नहीं लागू करते हैं। नियुक्तियाँ किसने रोक के रखी है? कोई कोर्ट तो नियुक्तियों रोक के नहीं रखी है, ना हाई कोर्ट ने रोक रखी है, ना सुप्रीम कोर्ट ने रोक रखी है। तो जो यहाँ का महाधिवक्ता है प्रशांत सिंह है, वो आरएसएस के प्रांत प्रचारक रह चुके हैं, महाकौशल प्रांत के। अच्छा। तो ये जब भी यहाँ पर हाई कोर्ट में, जब भी हमेशा ओबीसी आरक्षण का विरोध किए हैं। जब यहाँ पर हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे हाई कोर्ट में, तो लगभग मान के चलिए कि जितनी भी ईएसबी में, खासकर ईएसबी पीएससी को छोड़ दिया, अगर ईएसबी जितनी भी भर्ती परीक्षाएं लेता था तो जो 18,105 याचिका थी यूथ फॉर इक्वलिटी की, उसको जस्टिस सुरेश कुमार कैद साहब ने उसको खारिज कर दिया था हाई कोर्ट में। और आरटीआई के तहत जो हमने जानकारी निकलवाई, उनके जो प्रवेश पत्र होते थे, जो रिजल्ट जारी होता था, उसमें सभी में 18,105 याचिका का ही हवाला दिया जाता था। तो याचिका फिर ये सुप्रीम कोर्ट में भी लेके गए यूथ फॉर इक्वलिटी वाले, तो वहाँ से भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। तो मेरा सवाल तो सरकार से सीधा सीधा है कि जब जिस याचिका का आप बहाना बना रहे थे, जब वो याचिका हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह से खारिज हो चुकी है, तो फिर क्यों नहीं दे रहे हैं? और देखिए, जब कैद साहब ने इसको खारिज कर दिया तो इन्होंने रातों रात, प्रशांत सिंह रातों रात, ऐसी क्या मजबूरी थी कि सुप्रीम कोर्ट सभी याचिकाएं, 75 से ज़्यादा याचिकाएं ट्रांसफ़र करा दी।
नहीं तो आज सभी को नौकरी मिल जाती। तो ये देखिए आरएसएस का प्रोपेगेंडा राष्ट्रवाद का बनाते हैं, हिंदू राष्ट्रवाद, लेकिन बैकडोर से एसटी एससी ओबीसी आरक्षण का धुर विरोधी है और ये नहीं चाहता है कि समान रूप से सभी वर्गों के लोग आएँ, समान रूप से तरक्की हो, सभी लोग एक जैसा रहें। ये लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं, ये सिर्फ अपना वर्चस्व चाहते हैं। तो मैं तो ये देखता हूँ जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट में भी जो सुनवाई आपने अगर सुनी होगी तो सुप्रीम कोर्ट भी कई बार सरकार को लताड़ लगा चुका है, इनको फटकार लगा चुका है। ये भी बोला है कि आप अपना कानून क्यों नहीं लागू कर रहे हैं, इनसे जवाब मांगा जाता है, जवाब नहीं देते हैं। कोर्ट में तारीख पे तारीख है। अब मैं बता रहा हूँ कि पिछले 8 नवंबर को जो सुनवाई थी, जब कोर्ट तारीख आती होगी कमलेश भाई, पूरे प्रदेश के जो छात्र हैं जो इस वर्ग से प्रभावित है वो लोग उस तारीख पे इंतजार करते होंगे कि निर्णय आएगा। रात भर सोते नहीं सर जी, क्या बात है? सिर्फ तारीख का इंतजार कर रहे हैं। अब जैसे अभी 10 तारीख को तारीख लगी है तो उनको ये लग रहा है कि कितना जल्दी एक दिन पहले रात को बहुत फोन आते होंगे, अब जीने नहीं देते हैं भैया क्या होगा क्या नहीं होगा, मुख्यमंत्री से मिलिए, पिछड़ा वर्ग मंत्री से मिलिए। अरे हम सब जगह मिलते हैं, सब जगह बात करते हैं, लेकिन ये सरकार को नियुक्ति देना ही नहीं है, सिर्फ बहाना पे बहाना बना रही है। कोर्ट का सिर्फ एक आड़ लेके और ओबीसी आरक्षण को रोका जा रहा है। ओबीसी वर्ग की छात्रों की आवाज़ आप बने, और मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि आपने इस संगठन को किस प्रकार से ज़मीन पे उतारा, खड़ा किया? देखिए कोई भी संगठन होता है तो देखिए मतलब 2 से 4 से होता है। हम लोग पहले सामाजिक मूवमेंट में इस चीज़ की लड़ाई लड़े, मतलब काफ़ी दिनों तक, और हमारी ये मांग थी कि हमारी आबादी के अनुसार हम लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। अभी जैसे हम लोगों को देखिए कि लोकसभा और विधानसभा में हम लोगों को कोई रिजर्वेशन नहीं है, एक भी सीट आरक्षित नहीं रहती है, तो हम लोगों के लिए भी लोकसभा और विधानसभा में। तो इस प्रकार से हम लोग क्या ना कि धीरे धीरे मूवमेंट लोगों को समझाते गए कि भाई ओबीसी की हकमारी मध्य प्रदेश में खासकर जो काम 90 के दशक में पूरे देश में हो गया था, क्या कारण है कि मध्य प्रदेश में आज तक वो काम नहीं हो पाया। तो यहाँ तो बीजेपी के 4 ओबीसी मुख्यमंत्री बने, क्या किया उन्होंने? भाई पहले उमा भारती रही, पिछड़ा वर्ग के नाम पर मुख्यमंत्री बनी, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद बाबूलाल गौर बने, शिवराज सिंह चौहान बने। शिवराज सिंह चौहान बोलते कोई माई का लाल आरक्षण ख़त्म नहीं कर सकता है, लेकिन आज 6 वर्षों से उन्हीं के राज से ही ये परेशान है ओबीसी। उसके बाद अब मोहन यादव हैं। अच्छा, इस समाज में जब ओबीसी का मुख्यमंत्री बनता है, इतने मुख्यमंत्री आपने लाइन करी, उमा भारती से लेकर मोहन यादव जी तक, तो एक स्वाभाविक जिस समाज का बनता उम्मीद बनती है कि हमारे समाज का है, इसको वोट देना है, इसको जिताना है। तो आपको नहीं लगता है कि समाज के अंदर इस बात को लेकर रोष रहता कि हमने इतने मुख्यमंत्री बना दिए फिर भी हमारे समाज को उस तवज्जो या सम्मान नहीं मिल रहा, जो अधिकार है वो नहीं मिलना चाहिए? तो समाज वाले क्या कहते हैं इस बात को लेकर? देखिए क्या है ना कि आरएसएस का काम यही है कि इनको आगे करके इनके हक अधिकारों को आप छीनो। जैसे जो मुख्यमंत्री बनाया जाता है आरएसएस का मुखौटा रहता है, आरएसएस द्वारा संचालित होता है, तो एक मतलब बैठा दिया जाता है कि भैया तुम बैठे रहो, काम तो हमारे हिसाब से करना पड़ेगा। नहीं, ये तो कमलेश भाई आपने बताया, लेकिन एक आम व्यक्ति राजनीति बातें नहीं समझता, लेकिन आम व्यक्ति समझता है कि मेरा वर्ग का मुख्यमंत्री है और ये मेरे लिए काम कर रहे हैं। तो आम व्यक्ति क्या कहता है? आप तक कई चर्चाएं आती होगी, यार ये हमारा वर्ग का मुख्यमंत्री है, पिछड़ों का, ये हमारे सपने पूरे कर रहे हैं। इसको लेके किसी की आप बताएं कि वो क्या सोचते हैं? नहीं तो हम उनको ये चीज़ के लिए बोलते हैं, जैसे क्या है ना कि जातिवाद तो देखिए पूरे भारत देश में है, चाहे आप कहीं भी चले जाइए, सब जगह है।
तो ये इनका ऐसा मकसद रहता है कि पिछड़ों को टिकट देके, पिछड़ों को आगे करके, इनको वोट लेकर पिछड़ों की बात करके और पिछड़ों का ही दोहन करते हैं। तो ये समाज पिछड़ा तो अब जो पढ़ा लिखा समाज है चीज़ों को समझने लगा है, जानने लगा है। उन्हें लग रहा है कि हमारे पिछड़ों के वोट लिए जा रहे हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री बनना, लेकिन बिल्कुल फिर भी हम नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी चर्चा होती है समाज में। बिल्कुल समाज में चर्चा हो रही है। आज जो बच्चे हैं, कम से कम 1.5 लाख से ऊपर बच्चे आज प्रभावित हैं, तो किसी न किसी तो घर के हैं। हाँ, ऐसा तो नहीं कि किसी एक व्यक्ति के घर के हैं, पूरे मध्य प्रदेश से हैं, हर जिले से हैं। आज जब उनको नौकरियां नहीं मिल रही तो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि भाई हमारा भले ओबीसी के मुख्यमंत्री, जब हमारे बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, हमको जानबूझकर रोका जा रहा है। और हम लोग बताते भी हैं कि आरएसएस द्वारा इस प्रकार से किया जाता है कि पिछड़ों का, जैसे अभी ये पिछड़े वर्ग के नाम से माननीय नरेंद्र मोदी जी गाल बजा रहे थे कि मैं पिछड़े वर्ग का बेटा हूं इसलिए मेरे को गाली देते हैं। तो ओबीसी के नाम सब गाल बजाते हैं, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे मोहन यादव जी हों, जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं सब ओबीसी के नाम सिर्फ गाल बजाते हैं। लेकिन जब ओबीसी की आरक्षण की बात आती है तो इनका मुंह सिल जाता है। सुमित जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप भी एक दर्शक नहीं, एक इस पूरे इसमें आप पीड़ित पक्ष भी रहे, और आपकी पढ़ाई, इसकी तैयारी से लेकर भर्ती के रोक तक आपकी क्या सोच रही, क्या आपकी पीड़ा रही, क्या आपकी कहानी है? सर, मैं एक साधारण परिवार से आने वाला एक स्टूडेंट हूँ। छोटी मोटी सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए मैं भोपाल आया जी। पिछले 5 साल से। पिताजी क्या कहते हैं? पिताजी मेरे किसान हैं। अच्छा, ठीक है। और पिछले 5 साल से मैं यहाँ पे भोपाल में रह के यहीं से मैंने ग्रेजुएशन भी की है और फिर मैंने सरकारी नौकरी के लिए तैयारी शुरू की जी। अब इसमें सर मेरा पहला अटेम्प्ट था 2019 का MPPSC का। उसमें मेरा प्री हुआ, सिलेक्शन हुआ, मेंस मैंने दिया, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ, इंटरव्यू मैंने दिया। जब रिजल्ट की बात आई तो मेरा 13% में होल्ड कर दिया। उसके बाद सर मैंने एक एक करके लगातार 5 बार मेंस दिए, 3 बार इंटरव्यू दिए जी। कई बार मुझे लेकिन मेरा फाइनल नहीं हो पाया और इनमें से 2 रिजल्ट मेरे 13% में रुके हैं जी। इन चीज़ों को सर 6 साल हो गए जी। मुझे आज तक नहीं पता कि मेरे मेंस में कितने नंबर हैं, मेरे इंटरव्यू में कितने नंबर हैं, मुझे नौकरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, क्या मुझे अब कैरियर में कोई दूसरी चीज़ें देखना चाहिए, क्या मुझे अभी और तैयारी आगे करना चाहिए क्योंकि मेरे पीछे 2 रिजल्ट और हैं, मेरा इतना लंबा सफ़र है तैयारी का, मेरी इतनी इन्वेस्टमेंट समय की है, मेरी इतनी इन्वेस्टमेंट एनर्जी की है और मेरे इमोशंस की भी इन्वेस्टमेंट है इस पूरे सफ़र में। तो इस चीज़ का कोई निराकरण सर अभी कुछ नहीं हो पा रहा। तो आप क्या सोचते हो, आप ये भर्ती की रोक का इंतजार करोगे कि आप नए फ्यूचर की तलाश करोगे, नए सेक्टर या नए जॉब की तलाश करोगे? सर अभी तक क्या हो रहा था कि हम लोग, जैसे कई युवा, सर बिल्कुल 1 लाख से ज़्यादा युवा, 1.5 लाख से ज़्यादा युवा ये अपने रिजल्ट्स के लिए बैठे हैं। अभी तक हम लोग सर सोचते थे कि शायद अब सरकार कुछ करेगी, हम लोग के पक्ष में कुछ निर्णय आएगा, लेकिन अभी सर पीछे कुछ दिनों से हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये इस मामले में कोई गंभीर नहीं है सर, किसी तरह की कोई मायूसी छाई है पूरे बच्चों में और हताश निराश होते चले जा रहे हैं, डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। तो अब हम लोगों का भी ये सोचना है कि अब इनका इंतज़ार करने से बेहतर है, क्योंकि सर हम लोगों का पूरा करियर दांव पे लगा है, हम लोग की फैमिलीज इंतज़ार करती हैं। ऐसे कौन कौन से परीक्षाएं हैं, कितनों के सिलेक्शन हुआ है और किस किस के रिजल्ट रुके हुए हैं? सर MPPSC और ESB। MPPSC में 2019 से लेकर के और आज तक जितनी परीक्षाएं हुई हैं, चाहे वो स्टेट सर्विस हो, चाहे वो मेडिकल की हो, इंजीनियर की हो, प्रोफेसर की हो, तमाम 40 तरह की परीक्षाएं MPPSC लेता है जी। सब में 13% बच्चे होल्ड हैं जी। ESB में 6 नौकरियां ऐसी, 6 नोटिफिकेशन ऐसे थे जिनमें इन्होंने 27% आरक्षण लागू किया। उसके अलावा ESB में लगभग 50 से 55 तरह की परीक्षाएं हैं जिनमें 13% बच्चे होल्ड हैं। ऐसा सर पुलिस कांस्टेबल है, शिक्षक भर्ती है, नर्स है, आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक है, मतलब जो सरकारी भर्तियां मध्य प्रदेश के अंदर हो रही हैं वो 13% होल्ड में जा रही हैं, वो भी रुक गई, वो सब रुक गई हैं। सर टोटल जो आंकड़ा है वो ये है कि 10,000 नौकरियां, केवल नौकरियां वो होल्ड पे है OBC वर्ग की। लेकिन मेरी जानकारी में सुनील जी कि कई ऐसे डिपार्टमेंट जिसमें 27% आरक्षण, 6 जगह है ना सर। कौन से डिपार्टमेंट है? सर जेल प्रहरी में एक बार 27% दिया है, वर्ग 1 में जो अभी सर ने बताया
उसमें एक बार 27% दिया है। पुलिस कांस्टेबल की एक भर्ती में जो 2023 से पहले हुई थी, पटवारी परीक्षा जो काफ़ी चर्चित परीक्षा थी, उसमें 27% इन लोगों ने दिया है। और इसके अलावा सर 1-2 भर्ती और हैं जिसमें दिया है। तो जब सरकार दे चुकी है आरक्षण ने कुछ डिपार्टमेंट में, उसके बावजूद भी अन्य परीक्षाओं पे 27% के फिर क्यों रोक? आपको क्या लगता है? सर ये थोड़ी सी नियत की समस्या है और बहानेबाजी है, और जो है आपसी सामंजस्य सरकार के अंदर, सरकार के अधिकारियों के अंदर इस तरीके से बन नहीं पाता है। तो वो जहाँ पे बात बन जाती है धोखे से, वहाँ पे वो 27% लागू कर देते हैं, जहाँ पे नहीं बनते। सर MPPSC में आज तक किसी भर्ती परीक्षा में 27% आरक्षण लागू नहीं है। सारे रिजल्ट 13% पर होल्ड हैं। इस तरीके से मैं आपको बता रहा था कि 10,000 नौकरियाँ, और इन 10,000 नौकरियों के सापेक्ष 1 लाख से ज़्यादा बच्चे जो अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। PSC में क्या होता है सर, एक सीट के लिए 3 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। अब जैसे 100 सीट है, 300 लोग इंटरव्यू के लिए आए हैं, 200 लोग बाहर हो जाएंगे, नौकरियां लगेगी 100 लोगों की। वो 200 लोग अभी आज भी गलतफहमी में घूम रहे हैं कि शायद मेरा रिजल्ट आएगा, मुझे नौकरी मिल जाएगी। उन 200 लोगों का क्या होगा जो आपने 7 साल इंतजार करा लिया? उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? 100 को तो नौकरियां मिल जाएंगी, वो चले जाएंगे। आपका क्या कहना है इस पर? सरकार को क्या सुझाव देना? इसमें सर मेरा सर सुझाव क्या, मेरा तो हाथ जोड़ के बस ये निवेदन है कि अब इसमें कुछ फैसला कर दीजिए महोदय। ये बहुत हो गया। आपकी राजनीति है, आप करिए राजनीति, जो भी करना है। इसमें क्या है सर, बच्चों के कैरियर जो आपका युवा, अब आप बताते हैं 65%, 70% हमारे यहाँ युवा है। आप उनके भविष्य को दांव पे लगा के बैठे हैं, उनको आपने पजल्ड कर दिया बिल्कुल। उनको आप बता ही नहीं रहे कि आप अंदर हैं कि बाहर हैं। आपने परीक्षा नंबर लेके आए, जैसे सर ने उदाहरण दिए अभी, वो मतलब ऐसे ऐसे बच्चे हैं सर जिनके 200 में से 160, 165 तक नंबर हैं, और वो अभी होल्ड के लिए बैठे हैं और वो अपनी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। मतलब सर ये है कि हम लोग कोई फ्री में नहीं मांग रहे हैं कोई चीज़, हमने परीक्षाएं दी हैं। स्वाभाविक कि आपका संवैधानिक अधिकार है, आपका हमने सर परीक्षाएं दी हैं, हमने मेहनत करी, हमने परीक्षा निकाली है, इसलिए हम नौकरी मांग रहे हैं। ये हम केवल ऐसे उठ के नहीं बस हमको तो नौकरी दो। आरक्षण भी ओबीसी को है, तो मैं समझता हूँ किसी वर्ग को, तो एक संवैधानिक अधिकार, एक सामाजिक न्याय की व्यवस्था। तो मैं मानता हूँ इस बात को कि कोई भी वर्ग जिसको आरक्षण मिलता है तो वो कोई वर्ग संविधान के अनुसार की समानता रहे, जो ऊंच नीच रही, सभी को अधिकार मिले। तो जो वर्ग निचले तबके, गरीब वर्ग रहे वर्ग, तो उन्हें ऊपर उठाने का एक संविधान में हमें अधिकार मिले सबको, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे पिछड़े हो या माइनॉरिटी हो। लेकिन आप समझते हो कि संविधान में अधिकार मिलने के बावजूद भी ये तीनों चारों वर्ग, चाहे आपका पिछड़ा वर्ग भी हो, फिर भी कहीं ना कहीं उपेक्षित है? बिल्कुल उपेक्षित है। आप ये बताइए कि ST SC OBC के जो बैकलॉग के पद हैं क्यों नहीं भरे जा रहे हैं? ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना, जबकि सब जगह पद खाली पड़े हैं, इतनी मतलब कर्मचारियों की कमी है। सरकार कहती कि पैसा नहीं है, कर्ज में, मतलब सब के लिए भ्रष्टाचार करने के लिए पैसा है और गरीबों के साथ है न्याय करने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। सरकार कहती भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। क्या बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार नहीं हो रहा? किस चीज में भ्रष्टाचार नहीं है? कौन से डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार नहीं है? सरकार तो सर ये भी कहती है कि हम प्रतिबद्ध हैं 27% OBC आरक्षण के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। हम लोगों के तो रिजल्ट, सरकार का सवाल है कि पैसा ही नहीं है इसलिए हम नियुक्तियां नहीं दे पा रहे। नहीं, ये गलत बोल रहे हैं। सरकार जब कर्जा ले रही तो डबल कर्जा ले। कर्जा तो ऑलरेडी ले ही रही सरकार ना, कर्जे पे कर्जा। कर्जा किसके, जनता के ऊपर ही न बढ़ रहा है, किसके ऊपर अल्टीमेट बढ़ रहा है? कहीं ना कहीं से चाहे कान पकड़े चाहे कान पकड़े। ये बात सच। तो पैसा तो पब्लिक से ही सरकार निकाल रही है। सरकार के सब जितने आयोजन सब हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, सब फिजूल खर्ची हो रहे हैं। ये बात सच है कि सरकार जो वादे करती है उस वादों को पूरे करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि एक महत्वपूर्ण सवाल है कि आप अगर कर्ज ले रहे हैं तो फिर आप नौकरियों भर्ती के लिए जो आपने पद आरक्षण दिया या पद आपने सृजन किया, उन सृजन पदों के लिए भी आपको प्रावधान रखना चाहिए। ये आपका वाजिब सवाल है। मैं समझता हूँ सरकार इस पर विचार करेगी आने वाले समय में। एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ कि ये सफ़र जो चल रहा है आपका, आपने बताया प्रशांत सिंह जी, तुषार मेहता या सबकी बात करी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की,
अब ये सवाल सरकार के पास है कि पिछड़ों को कब आरक्षण देना, और मैं नहीं समझता हूँ कि कहीं कोई किसी बात को लेके कोर्ट ने कहीं रोक लगाई। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि ये आपको जिस प्रकार से इस समाज को मध्य प्रदेश में प्रताड़ित किया जा रहा, आपने मध्य प्रदेश के अलावा भी कई राज्यों के अंदर उदाहरण देखे होंगे। मुझे ऐसे बताओ किसी अन्य राज्य के अंदर कि जहाँ आपको लगा है कि ये मॉडल अच्छा है, ये मॉडल हमारे मध्य प्रदेश में होना था, यहाँ आरक्षण मिल रहा है लेकिन यहाँ नहीं मिल रहा। आपने कंपेयर तो किया होगा कमलेश भाई। हाँ, अगर भारत देश में सबसे अच्छा अगर मॉडल है तो तमिलनाडु जी। तमिलनाडु में चाहे एसटी हो, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे सामान्य वर्ग हो, यहाँ तक कि तमिलनाडु में जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है वहाँ आज तक नहीं लागू है। जो रिजर्वेशन होता है वो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़पन के आधार पर होता है। ये कोई गरीबी उन्मूलन योजना नहीं है। जिसको गरीबी उन्मूलन चलाना है तो मनरेगा की योजना चलाइए और स्कीमें चलाइए। ये आरक्षण है ऐसा तो क्या आप तमिलनाडु मॉडल को लेके क्या कहते हैं? तमिलनाडु मॉडल ये कहता है कि वहाँ पर जिसकी जितनी संख्या है उस हिसाब से, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अति पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो। और दूसरी चीज वहाँ पर एक मॉडल मेरे को और अच्छा लगा कि वहाँ पर जितने भी मंदिर हैं जी, तो वहाँ पर परीक्षा होती है और एसटी एससी ओबीसी। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं देना। 1992 में कोई केस हुआ था। इंदिरा साहनी की आप बात कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ इंदिरा साहनी के जजमेंट में ही लिखा है कि विशेष परिस्थितियों में आरक्षण को बढ़ाया जा सकता है, जो कि मध्य प्रदेश में ऑलरेडी है। अब उसका मैं दो फैक्ट आपको बता रहा हूँ। 2011 में शिवराज सिंह चौहान ने खुद अपने आंकड़े जारी किए थे, ठीक ना। तो 51.9% ओबीसी की आबादी थी। उसके बाद त्रिस्तरीय पंचायत जब चुनाव हुआ था, बहुत लेट अपी थी, ये सब बीजेपी सरकार कर रही थी, जब ओबीसी आरक्षण 0 हो गया था, तो इन्होंने एक आयोग गठित किया था जिसके अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन थे। तो पूरे मध्य प्रदेश में ओबीसी वोटरों के आंकड़े जुटाए गए थे जो 48% निकल के आए थे, और उन्होंने 35% रिजर्वेशन की रिकमेंडेशन की थी, 35% की थी। यहाँ तो 27% ले रहे हैं, वो 35% की बात कर रहे हैं। मोहन यादव जी बोल रहे हैं 27 तो हम देंगे ही देंगे, जरूरत पड़ी तो 28 भी करेंगे, बढ़ा के देंगे। यहाँ तो 27 दे नहीं रहे हैं, 30, 35, 28 की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से भ्रम में मत रखिए ओबीसी को, और इस प्रकार से निराश मत कीजिए। तेलंगाना में आपको पता है कि डोर टू डोर सर्वे होगा। बिल्कुल। और हर समाज या हर वर्ग के हिसाब से उन्होंने कॉलम बनाए। तेलंगाना को लेके आप क्या कहते हैं? क्या वहाँ की पहल अच्छी है? तेलंगाना की भी पहल अच्छी है, छत्तीसगढ़ की भी पहल अच्छी है, झारखंड की भी पहल अच्छी है। और जो तेलंगाना की मॉडल इसलिए अच्छा है क्योंकि उन्होंने जातिगत जनगणना किए, आंकड़े जुटाए, सब बाकायदे से प्रूफ रखा उन्होंने। फिर ये लोग अभी जब सुप्रीम कोर्ट 3.5 करोड़ घर तक तेलंगाना की सरकार ने 3.5 करोड़ तक डोर टू डोर। इसमें सर कर्नाटक वाला एक मॉडल है, वो भी बहुत अच्छा है। कर्नाटक का भी मॉडल बहुत अच्छा है। तो जो इन्होंने आंकड़े जुटाए और उस हिसाब से प्रतिनिधि दिया, उन्होंने बोला भी कि हम अभी जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे उसमें आरक्षण देंगे, है ना। तो और देखिए, मैं अब राहुल गांधी जी का सलाहकार इस समय कौन हो गया है ये तो नहीं मुझे मालूम है, लेकिन इस समय खास कर मैं पिछले 2 सालों से देख रहा हूँ, 3 सालों से, कि ओबीसी को उन्होंने राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया है। और उन्होंने खुद बोला है कि ये 50% जो सीलिंग का है, इस मामले को अब कोई नहीं रोक सकता है। तो ये जानबूझकर अब सब गुमराह कर रहे हैं, कोर्ट का बहाना ले रहे हैं। कहे तमिलनाडु में 50% ओबीसी को आरक्षण, कैसे आरक्षण है? कर्नाटक में कई ऐसे स्टेट में है जहाँ कहीं 30 है, कहीं 27 है, कहीं 35 है। तो
50% की लिमिट ऑलरेडी क्रॉस है, तो ये सब बहानेबाजी ये चल रही है। तो आप मानते हैं राहुल गांधी की पहल ये अच्छी पहल है? बहुत ओबीसी समाज इसको लेके क्या सोचता है? बहुत पूरे मैं मध्य प्रदेश भर की नहीं बात कर रहा हूँ, पूरे देश की आवाज़ उन्होंने ओबीसी की आवाज़ बन के उभरे हैं, और उसके लिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि हर मंचों से उन्होंने ओबीसी की आवाज़ जोरदार तरीके से उठाई है। मैं आपसे ये जानना चाहता 8 नवंबर को आपको 2025 अभी तारीख है आपकी सुप्रीम कोर्ट की, 8 है 10 को लगी है। तो कोर्ट के फैसले की उम्मीद को लेके आप क्या सोचते हैं? अगर फैसला आपके पक्ष में आया तो कोई बात नहीं, अगर फैसला आपके पक्ष में नहीं आया तो आप लोग क्या, किस प्रकार से इस ओबीसी आंदोलन, आपने जो इतने समय से संगठन बनाया महासभा, इसको लेके आपकी क्या तैयारी, आप क्या सरकार के खिलाफ या अपने अधिकारों को लेकर लड़ाई लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। जो पिछली आरक्षक भर्ती परीक्षा हुई, ठीक ना, तो उन्होंने 27% दिया। अभी जो आरक्षक भर्ती परीक्षा जो हुई तो उनमें 13% होल्ड कर दिया। अब सोचिए कि आरक्षक भर्ती वो भी थी, आरक्षक भर्ती ये भी है। 27% कब आरक्षण किया था? 2021 में। हाँ, 23 वाले में होल्ड है, और 23 वाले में। तो एक साल के अंदर ये सरकार ने पॉलिसी क्यों बदल दी? तो वही तो हम इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं। गैर संवैधानिक सरकार, मनमाने तरीके से सरकार चला रहे हैं। इस सरकार को तो सत्ता में बने रहने का अधिकार ही नहीं है। मैं बता रहा हूं कि एक भर्ती में, शिक्षक भर्ती में 3 प्रकार के कानून लागू किए हैं। जी हाँ। कि पहली प्रथम काउंसलिंग में 13% दिए, फिर सेकंड काउंसलिंग में 27 दिया, वो भी 5 सब्जेक्टों को सोचकर, छोड़कर। तो सोचिए कि 3 प्रकार के कानून लागू कर रहे हैं एक भर्ती में। आरक्षक भर्ती तो बता ही दिया। अब सुनिए, अब कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की बात कर लेते हैं। पहले तो यहाँ पर जो हाई कोर्ट में जब तक प्रकरण चला, तो यहाँ पर तो पूरी सरकार को गुमराह करके महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने पूरा गुमराह करके पूरी सरकार को रखा, और कोर्ट का बहाना लेकर मुख्यमंत्री जी को पूरा गुमराह किए कि ये मामला है, वो मामला है। सर्वदलीय बैठक हुई तो उसमें उस दिन मैं भी था, तो ये डिसाइड हुआ था कि अभी फिलहाल इनको नियुक्तियाँ दें, जो बाद में होगा तो देखा जाएगा। तो अब ये बताइए कि आप थे, मुख्यमंत्री जी थे, जीतू पटवारी थे, मतलब जितने भी, प्रहलाद पटेल थे, गणेश सिंह थी, कृष्णा गौर थे, तो बड़े बड़े सब लोग। तो सोचिए कि क्या महाधिवक्ता मुख्यमंत्री से बढ़कर है? फिजिकल क्यों नहीं अपीयर हुए? तो एक सरकार महाधिवक्ता चला रहे हैं कि मुख्यमंत्री चला रहे हैं, ये बात सोचना पड़ेगा। तो सोचिए कि महाधिवक्ता ने यहाँ पहले लगभग 6 साल पूरा गुमराह किया हाई कोर्ट में। लेकिन देखिए, मैं कमलेश भाई सिंह जी, मैं मानता हूँ कि जब सर्वदलीय बैठक होती है, और सर्वदलीय बैठक उस बात पे होती है, उस मुद्दे को लेके जब कोई पक्ष तैयार ना हो, चाहे लोकसभा में, चाहे विधानसभा में, कहीं भी कोई होती है, चाहे गांव में पंचायत होती है, तो 2 पक्ष तैयार नहीं होते तो पंचायत होती है। तो मैं समझता हूँ कि सर्वदलीय बैठक क्यों? जब कांग्रेस ऑलरेडी तैयार थी, कांग्रेस ने कानून बनाया, तो हमने भी उस दिन बैठक में एज एलओपी मैंने कहा, हमारे कांग्रेस के नेताओं ने सबने भी कहा कि हम तो ऑलरेडी पे तैयार, पहल आपको करना, हलफनामा आपको देना। ठीक है, अब प्रशांत सिंह जी का क्या कहना, मुख्यमंत्री जी का कहना अलग बात है। नहीं, मेरा कहना है कि मतलब कि फिजिकल रूप से अपीयर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, क्या सरकार से बढ़कर है? देखिए, मैं इस पे नहीं कि आदमी है नहीं है, लेकिन बात है कि आपकी भावना क्या है, वो होना चाहिए। आपकी इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। इंटेंशन, सरकार का इंटेंशन, जब कांग्रेस का इंटेंशन क्लियर, तो आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। लेकिन मैं इस बात को मानता हूँ कि अगर आप जिस प्रकार से आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर सरकार हलफनामा दे तो विड्रॉ करे, तो मैं समझता हूँ कि सबके रास्ते खुल जाए। बिल्कुल, आप मानते इस बात को? बिल्कुल। अरे मैं बता रहा हूँ कि पिछली 8 तारीख को जो सुनवाई हुई थी, तो जस्टिस नरसिम्हा जी ने स्पष्ट शब्दों में बोला था कि क्यों ना हम अंतरिम राहत इनको देकर सभी सारी पिटीशनें हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दें। तो सॉलिसिटर तुषार मेहता ने खुलकर बोला कि नहीं,
अभी हमको इसके लिए टाइम चाहिए। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि जज अंतरिम राहत देने के लिए तैयार था, तो सॉलिसिटर जनरल क्या बोलता है, नहीं नहीं अभी हमको टाइम चाहिए। फिर उन्होंने बोला कि हम टाइम नहीं देंगे क्योंकि दीपावली की छुट्टियां आ रही हैं, आप हमको कल जवाब इसका प्रस्तुत कीजिए। क्यों आपको लगता है कि क्यों बार बार सरकारी वकील बहस कर रहे तारीखों में कि हमें समय चाहिए, ये चाहिए, क्यों आपको लगता है, क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं बार बार? सरकार को गुमराह कर रहे हैं, बस इसके सिवाय कुछ नहीं है, टाल मटोल कर रहे हैं, इसके सिवाय कुछ नहीं। देखिए 27% रिजर्वेशन इनको देना पड़ेगा। तो सरकारी वकील क्या बगैर सरकार की मंशा के काम कर रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मतलब सरकार देना चाहती है, आप ये कहना चाह रहे हो? देखिए जो दोनों महाधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल कहाँ के हैं, गुजरात के हैं, ये अमित शाह के करीबी भी हैं, और जब अमित शाह क्या थे वहाँ पर गृह मंत्री थे, तो यहाँ भी वहाँ पे गुजरात में थे। तो ये क्या है ना कि देखिए ये सब सरकार के वकील होते हैं भाई, एजी जो रहते हैं, एसजी रहते हैं, एक पार्टी एक विचारधारा के होते हैं, फिर वही लोग जज भी बनते हैं। तो ये भी इनका सोचना होगा कि भैया हमको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जज बना देंगे, तो हमको जैसा सरकार बोलेगी हम वैसा काम करेंगे। तो फिर देश में न्याय कहाँ से होगा? न्याय इसीलिए तो मिल नहीं पा रहा है। ये बताइए कि आज सुप्रीम कोर्ट में आप उठा के देख लीजिए कि कितने SC OBC के जज हैं। ये जो कॉलेजियम सिस्टम है, तो उन्हीं के बाप दादा, पोता पुत्री, भांजा भांजिया सब उन्हीं 10-20 परिवार को घरों के जज हो रहे हैं, अपने घर वालों को रिकमेंडेशन कर देते हैं। तो ये तो कॉलेजियम सिस्टम बिल्कुल खत्म होना चाहिए, और न्यायिक आयोग होना चाहिए, और उसकी परीक्षा होनी चाहिए। तो मेरा सवाल ये था कि कमलेश भाई कि आप, अगर आपका निर्णय पक्ष में नहीं आता तो क्या आप लोग, पूरा समाज, आपके छात्र क्या सड़कों पे उतरेंगे? क्या आगे की लड़ाई लड़ेंगे कि मायूस हो जाएंगे? नहीं 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 27% आरक्षण, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, कहीं मेरे शब्दों में बहुत ज़्यादा बहुत कड़वाहट भी रहती है। 27% तो इनको देना पड़ेगा जी। इसके बाद हमारी अगली लड़ाई 52% की है जी। ये गलतफहमी में RSS BJP ना रहे जी कि 27% नहीं मिलेगा। ये तो बहुत बड़ी अगर गलतफहमी पाल के रखे हैं, इनको देना पड़ेगा और हम लेके छोड़ेंगे। इसके बाद 52% की हमारी सीधे लड़ाई है, और पूरी तैयारी है। पूरी तैयारी है, इन गलतफहमी न रहे बिल्कुल। जी। यहाँ भोपाल की जमीन में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। चलिए कमलेश भाई, आप और सुमित भाई, मैं आप दोनों को धन्यवाद देता हूँ, और इस खास बातचीत में आपने एक साफ करा अपना समाज का, अपने छात्रों की जिनकी लड़ाई महासभा का एक व्यू आपने पूरे प्रदेश की जनता के सामने रखा। निश्चित तौर से समाज और संगठन अगर एकजुट है और संगठित है, तो मैं विश्वास करता हूं कि आपको आपकी जीत मिलेगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। विशेष सहयोग अपेक्षित है। हम लोग करेंगे। देखिए, मैं आपकी आवाज़ को मैं जनपक्ष के माध्यम से सामने लाना चाहता हूँ। रही मेरी LOP की बात, तो मैं LOP के नाते जो फर्ज है वो निभा रहा हूँ, आपको पता है क्या। अब मैं किसी बात पे आलोचना नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, गई बार भी हमने विधानसभा में ध्यान आकर्षण लगाया था OBC वर्ग के आरक्षण को लेकर, लेकिन सरकार ने उस पर चर्चा नहीं कराना चाहिए क्या, चूँकि सत्र पहले सरकार चाहती कि छोटे रहे और जनता की समस्याएं सामने नहीं आए, तो हमने इसी बात को लेके OBC को आरक्षण को लेके लगाया था। ऑन रिकॉर्ड है सब चीज़ें, लेकिन सरकार बात नहीं करना चाहती। जब सरकार की मंशा क्लियर है तो फिर विधानसभा क्यों नहीं बात करना चाहती? ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन मैं इस जनपक्ष के अंदर एक सेतु के रूप में बात कर रहा हूँ, ना कि मैं एक LOP के नाते बात कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर से आपकी आवाज़, इस OBC वर्ग की आवाज़, और कमलेश जी ने जो बीड़ा उठाया, सुमित भाई सरी के कई छात्र हैं जो संघर्ष कर रहे हैं परीक्षाओं को लेके, उम्मीद को लेके कि आज नहीं तो कल परीक्षा से हमारा रिजल्ट होल्ड जो हो है वो उसकी रोक हटेगी,
सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा। सरकार से आपको उम्मीद नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से आपको उम्मीद है। मैं समझता हूँ कि आपकी लड़ाई एक जो वर्ग है, जो कई सालों से मैंने शुरुआत में कहा कि एक इस भारत की रीढ़ की हड्डी के रूप में रहा, 52% से ज़्यादा ओबीसी वर्ग पूरे देश के अंदर है, हमारे मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति है। तो मैं समझता हूँ कि इनको बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए और इनकी बातों को लेकर सरकार गंभीरता से सोचेगी। आपने एक बड़ा सवाल खड़ा किया कि हमने इतने सारे ओबीसी मुख्यमंत्री बनाए, उमा भारती से लेकर आपने शिवराज सिंह जी, मोहन यादव जी, सभी के आपने कहा। समाज देखता है कि हमारे वर्ग का मुख्यमंत्री है, लेकिन हमारे समाज के साथ खड़ा रहेगा। मैं निश्चित तौर से कोई भी जिस भी समाज का होता है वो अपने वर्ग से कोई बनता है तो गौरवशाली अपने महसूस करता समाज को, लेकिन उस गौरवशाली इतिहास और उसकी पहचान बनाने के लिए कोई भी मुख्यमंत्री हो, किसी भी जिस समाज का आता है, उसको समाज के प्रति प्रतिबद्धता तो रहती है। लेकिन क्यों है, क्या कारण है, आपको पता है। कई बार इसमें विवाद हुए, कई सर्वदलीय बैठकें हुई, हमारी चर्चाएं हुई, लेकिन कांग्रेस ने अपना पक्ष रखा, आपने अपना पक्ष रखा, कई लोगों ने अपना पक्ष रखा। और मैं समझता हूं कि ये आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक ओबीसी को बिल्कुल साझेदारी मिलना चाहिए और इस पे सरकार पुनः विचार करे। और ये कमलेन और सिंह जी और सुमित की आवाज़ नहीं, उस ओबीसी महासभा की आवाज़ है, ओबीसी वर्ग की आवाज़ है। और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो जानती कि 50% ओबीसी है, एक निर्णायक भूमिका में। तो मैं समझता हूँ कि इनकी भावनाओं को देखते हुए इस पर विचार करें और निश्चित तौर से आने वाले समय में आपको ये जनपक्ष की आवाज़, उम्मीद करूँगा कि इस आरक्षण के अंदर एक मील का पत्थर साबित होगी। दोबारा मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, नए साथियों के साथ, नई शख्सियत के साथ, ऐसी अनसुनी आवाज़ों के साथ जो कहीं ना कहीं दबी हुई है, कहीं न्याय नहीं मिल पाता, उस संघर्ष की आवाज़ के साथ मैं उमंग सिंगार, जनपक्ष, आपको दोबारा फिर आपके साथ मुलाकात करूँ। धन्यवाद।